इस साइलो के जनरेटर रूम में 15 मिनट के अंदर बाढ़ आने वाला था। डीप डाउन के लोगों के पास ऊपर शरण लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन ऊपर जाने की सीढ़ी टूट चुकी थी और उस पर जुडिशियल की पूरी फोर्स तैनात थी। विद्रोही एक बड़ा सा लोहे की प्लेटफॉर्म लेकर ऊपर की ओर चल दिए और उनके पीछे थे 10,000 लोग। प्लेटफॉर्म को टूटी सीढ़ियों के बीच रखकर एक रास्ता बना लिया गया। इस बीच फोर्स ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। दर्जनों आजादी के दीवाने मारे जाने लगे, लेकिन उनका काफिला फिर भी नहीं रुका। अपने साथ वे लोहे का शील्ड लेकर आए थे, जिसके जरिए वे गोलियों से बचकर नाकाबंदी वाले बैरक पर धावा बोल देते हैं। आखिरकार फोर्स को जान बचाकर पीछे भागना पड़ता है। बागियों की जीत होती है और वे बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन शेरिफ के मन में अब भी ये सवाल खटक रहा था कि कहीं रसल झूठ हुआ तो। उनकी बीवी ने कहा कि वैसे भी वो यहाँ कुछ ही दिन के मेहमान हैं। शेरिफ ने आजादी का झंडा हाथ में लिया और साइलो का मेन दरवाजा खोलने निकल पड़े। सबको लगा कि बाहर आजादी उनका इंतजार कर रही होगी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। वो आजादी का झंडा आज भी जूलियट के सामने वैसे ही लहरा रहा था, लेकिन आजादी के दीवाने कंकाल बन चुके थे। मंजर देखकर जूलियट के भी होश उड़ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस वीरान दुनिया में उसके साइलो के अलावा भी और साइलो मौजूद है। उस साइलो का मेन दरवाजा खुला था। सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जूलियट उसी सुनसान साइलो के अंदर चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि पूरी सीढ़ियां कंकालों से पट्टी पड़ी है। दूसरे दरवाजे पर उसे एक लालटेन और एक लोहे का सरिया मिलता है, जिसकी मदद से वो काफी मशक्कत के बाद वह भारी एयरटाइट दरवाजा खोल देती है। अंदर आते ही वह उसे दोबारा बंद कर देती है ताकि बाहर की जहरीली हवा अंदर न आ सके। कुछ देर बाद अचानक उसका दम घुटने लगता है। मजबूर होकर वो अपने सूट को फाड़ देती है। अंदर की हवा बिल्कुल सुरक्षित थी, यानी यह साइलो आज भी पूरी तरह सील था। आगे बढ़ते हुए उसे पीने का पानी मिल जाता है और फिर एक टूटा हुआ आईना। इससे साफ हो जाता है कि इस साइलो की निगरानी भी बिल्कुल उसी तरह की जाती थी जैसे उसके अपने साइलो में होती थी। अब उसे उम्मीद थी कि कंट्रोल रूम तक पहुंचकर शायद इस पूरे रहस्य से पर्दा उठ सके। रास्ते में टूटी हुई सीढ़ियां उसका रास्ता रोकती हैं, लेकिन इंजीनियर होने का फायदा अब काम आता है। वह तुरंत जुगाड़ लगाकर आगे बढ़ने का रास्ता बना लेती है। इसी बीच उसके पुराने दिन भी याद आते हैं जब वह शर्ली के साथ इंजीनियरिंग विभाग में काम करती थी। मशीनों को खोलना, जोड़ना और नई चीजें बनाना बचपन से ही उसका सबसे बड़ा शौक। वहीं दूसरी तरफ उसके अपने साइलो में हालात लगातार बिगड़ रहे थे। जूलियट को जिंदा बाहर जाते देखने के बाद कई लोगों के मन में भी बाहर निकलने की उम्मीद जाग चुकी थी। धीरे धीरे पूरा माहौल बगावत में बदलने लगा। हालांकि हैंक, नॉक्स और मार्था ने लोगों को समझाकर किसी तरह हालात संभाल लिए। उधर जूलियट को दूर से धीमा सा संगीत सुनाई देता है। इस उजड़े हुए साइलो में आखिर कौन जिंदा हो सकता है? आवाज का पीछा करते करते वह एक मजबूत वॉल्ट के सामने पहुंचती है। संगीत उसी के अंदर से आ रहा था और हैरानी की बात यह थी कि उसका सिक्योरिटी सिस्टम अब भी चालू था। जूलियट उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही समझ जाती है कि इस वॉल्ट को ताकत से तोड़ पाना नामुमकिन है। तभी पीछे मुड़ते ही अंदर से एक अनजान आदमी की आवाज सुनाई देती है। वह साफ चेतावनी देता है कि अगर दोबारा वॉल्ट खोलने की कोशिश की तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ जूलियट के हेलमेट से मिली रिकॉर्डिंग देखकर बर्नार्ड के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पड़ोसी साइलो पूरी तरह तबाह हो चुका था और अब उन्हें डर था कि कहीं वही अंजाम उनके साइलो का भी न हो। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि जूलियट ने बाहर जाकर सेंसर साफ नहीं किए थे। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, इसका जवाब ढूंढने के लिए बर्नार्ड तुरंत ऑन ऑर्डर नाम की किताब खोलते हैं। उसमें साफ लिखा था कि अगर कोई क्लीनर सेंसर साफ किए बिना आगे निकल जाए तो साइलो में बगावत भड़क सकती है। यानी यह घटना पहले भी कई बार हो चुकी थी और संस्थापकों ने उससे निपटने के नियम पहले से तय कर रखे थे। इतना पढ़ते ही पूरे साइलो में इमरजेंसी सायरन गूंज उठता है। बर्नार्ड तुरंत वॉल्ट बंद करके बाहर निकलते हैं। लोगों के बीच बेचैनी तेजी से बढ़ रही थी और हालात किसी भी वक्त विस्फोटक हो सकते थे। इसलिए उन्होंने उसी रात 8 बजे सभी सवालों का जवाब देने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने डीप डाउन के 2 ऐसे लोगों की पहचान भी कर ली जो भीड़ को उनके खिलाफ भड़का सकते थे। भाषण शुरू होने से पहले ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर जज मीडोज को भी अब यह खबर मिल चुकी थी कि जूलियट ने सेंसर साफ नहीं किए और फिर भी जिंदा पहाड़ी के उस पार चली गई। लेकिन यह सच उनके लिए इतना अविश्वसनीय था कि वह चाहकर भी उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। इसी बीच पहली बार हमें साइलो का हथियार घर देखने को मिलता है, जिसकी जिम्मेदारी अपाहिज स्कम के हाथों में थी। नॉक्स उससे मिलकर सिर्फ 2 बातें कहता है। पहली, किसी को भी हथियार मत देना, और दूसरी एक खास जिम्मेदारी जिसे वह गुप्त ही रखता है। दूसरी ओर बर्नार्ड सीधे जज मीडोज के पास पहुंचता है। यही खुलासा होता है कि 25 साल पहले मीडोज उसकी शागिर्द रह चुकी है। यानी लोगों को भले लगता हो कि साइलो जज के नियमों से चल रहा है, लेकिन असली नियंत्रण हमेशा बर्नार्ड के हाथ में था। जूलियट के जिंदा बचने की खबर सुनकर मीडोज का भी इस साइलो से भरोसा उठ चुका था। अब उनका मन भी बाहर की दुनिया देखने को बेचैन
था, लेकिन बर्नार्ड के पास भावनाओं के लिए वक्त नहीं था। उसे हर हाल में साइलो को टूटने से बचाना था। शाम होते ही वह लोगों के सामने भाषण देने पहुंचता है, लेकिन भीड़ उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। तब बर्नार्ड दावा करता है कि जूलियट इसलिए बची क्योंकि इस बार उसके सूट में पहले से बेहतर हीट टेप इस्तेमाल किया गया था। इसका मतलब बाहर की दुनिया सुरक्षित नहीं है, बल्कि अब वे ऐसा सूट बनाने के और करीब पहुंच गए हैं जो इंसानों को बाहर जिंदा रख सके। भीड़ उसकी बातों पर भरोसा करने लगती है, लेकिन तभी शर्ली सबके सामने सच्चाई बता देती है। उसके मुताबिक जूलियट किसी नए आविष्कार की वजह से नहीं बची, बल्कि इसलिए क्योंकि मैकेनिकल विभाग ने चोरी छिपे उसका खराब टेप बदल दिया था। बर्नार्ड सिर्फ लोगों को झूठी उम्मीद दे रहा है। शर्ली की बात सुनते ही माहौल फिर से गर्म हो जाता है और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि नॉक्स और डेप्यूटी हैंक के दखल के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। भाषण खत्म होने के साथ ही मार्था और कार्ला भी रिहा कर दिए जाते हैं। उधर पूरे साइलो में कर्फ्यू लगा दिया गया। रात 8 बजे के बाद किसी के भी बाहर निकलने पर सीधे जेल भेजने का आदेश था। बर्नार्ड भी घर लौट रहे थे कि तभी उनकी नजर दीवार पर लिखे एक संदेश पर पड़ी। जूलियट जिंदा है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि आने वाली बगावत की चेतावनी थी। फिलहाल शर्ली और उसके कुछ साथी ही विरोध कर रहे थे, लेकिन यह चिंगारी कभी भी बड़ी आग बन सकती थी। इधर वॉल्ट के अंदर बंद उस रहस्यमयी आदमी की सच्चाई भी सामने आती है। वह पिछले 25 सालों से अकेला रह रहा था, इसलिए उसने खुद को सोलो नाम दे दिया। उसके मुताबिक इस साइलो की बर्बादी की शुरुआत रॉन टकर नाम के एक आदमी से हुई। रॉन को यकीन हो गया था कि बाहर की दुनिया के बारे में लोगों से झूठ बोला जा रहा है। वह बाहर गया, सेंसर पर एक संदेश लिखकर नजरों से ओझल हो गया। लोगों ने मान लिया कि वह जिंदा बच गया है और बस यहीं से पूरे साइलो में विद्रोह की आग भड़क उठी। सोलो बताता है कि वह साइलो 17 के आईटी हेड का शागिर्द था। मरने से पहले उसके मेयर ने उसे वॉल्ट के अंदर बंद कर दिया और एक ही आदेश दिया, किसी भी कीमत पर यह दरवाजा मत खोलना। बाकी सभी लोग बाहर चले गए और कुछ देर तक सब सामान्य लगता रहा, लेकिन अचानक जहरीली हवा फैली और देखते ही देखते पूरा साइलो खत्म हो गया। इसी बातचीत के दौरान जूलियट को एहसास होता है कि उसने भी सेंसर साफ नहीं किए और फिर भी जिंदा बच गई। यानी उसके साइलो में लोग भी यही मान रहे होंगे कि बाहर की दुनिया सुरक्षित है। अगर ऐसा हुआ तो हजारों लोग बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और उनका अंजाम भी यही होगा। जूलियट तुरंत वापस जाकर सबको सच बताना चाहती थी, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी, न उसके पास पहनने के लिए सूट था और न ही बाहर निकलने के लिए ऑक्सीजन। उधर साइलो 18 में टिमी नाम के लड़के को पकड़ लिया जाता है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने दीवार पर JL लिख दिया था। डीप डाउन के ही किसी मुखबिर ने उसकी शिकायत कर दी थी। जब उसकी माँ उसे बचाने आई तो सुरक्षा बलों ने उसे भी नहीं छोड़ा। असल मकसद सिर्फ टिमी को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि उसे सजा देकर बाकी लोगों में डर बैठाना था। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। लोगों का गुस्सा और बढ़ गया और टिमी को छुड़ाने की मांग तेज होने लगी। इधर पैट्रिक और डैनी भी जेल में थे। रॉबर्ट के दिमाग में एक अलग ही योजना चल रही थी। वह पैट्रिक से मिलने पहुंचा, लेकिन पैट्रिक ने उसकी हर बात ठुकरा दी। जिस दिन उसकी पत्नी डोरिस मारी गई थी, उसी दिन उसके जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी। तब रॉबर्ट ने उसे एक ऐसी दवा का लालच दिया जो उसकी पत्नी की दर्द भरे यादों को उसके दिमाग से मिटा सकती थी। यानी वह अपनी पत्नी से मिलने से पहले की जिंदगी में लौट सकता था। लेकिन पैट्रिक ने ऐसा जवाब दिया जिसने रॉबर्ट को भी चुप करा दिया। उसने कहा, मुझे उस वक्त में ले चलो जब तुमने मेरी आंख में चाकू मारा था। मैं जानता हूँ यह सब असली नहीं है। फिर भी अपनी पत्नी की मौत का दर्द मिटाने की उम्मीद में आखिरकार पैट्रिक इस प्रयोग के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिगड़ते हालात को देखते हुए रिटायर हो चुके स्पेशल फोर्स के जवानों को दोबारा बुलाया जा रहा। इन्हीं में से एक था जैक, जिसे नजदीकी मुकाबलों का माहिर माना जाता था। रॉबर्ट ने उसे खास तौर पर डीप डाउन में तैनात किया। दोनों के बीच क्या योजना बनी, इसका खुलासा फिलहाल नहीं किया जाता। उधर जूलियट लगातार ऐसा सूट ढूंढने की कोशिश कर रही थी जिससे वह दोबारा बाहर निकल सके, लेकिन हर कोशिश बेकार साबित हुई। आखिर थक हार कर वह वापस सोलो के पास लौट आई। सोलो ने उसके लिए सूप तैयार कर रखा था। दरअसल इतने साल अकेले रहने की वजह से उसे अक्सर भ्रम होने लगे थे। वह यकीन करना चाहता था कि जूलियट सचमुच उसके सामने है, कोई वहम नहीं। खाना खाते हुए दोनों अपने अपने साइलो की बातें करने लगते हैं। तभी अचानक सोलो को एक आइडिया आता है। उसे याद आता है कि साइलो में फायर फाइटर्स के खास अग्निरोधी सूट मौजूद हैं। उसके मुताबिक ऐसे सूट 3 जगह रखे गए थे। इंजीनियरिंग विभाग 70वें फ्लोर और 23वें फ्लोर पर। 23वें फ्लोर का नाम सुनते ही जूलियट को याद आ जाता है कि बचपन में वह वहीं रिसाइकलिंग विभाग में काम करती थी। उसे लगा कि अब उसकी समस्या का हल मिल गया है, इसलिए वह बिना देर किए उसी ओर निकल पड़ती है। लेकिन जल्दबाजी में वह सोलो की पूरी बात सुन ही नहीं पाती। असल परेशानी यह थी कि 23वां फ्लोर पूरी तरह पानी में डूब चुका था। एक बार फिर उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। दूसरी तरफ साइलो 18 में टिम्मी को छुड़ाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। शर्ली अपने साथियों के साथ सुरक्षा बलों के सामने डटकर खड़ी हो जाती है। नॉक्स उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसी तनाव के बीच पैट्रिक जानबूझकर हंगामा खड़ा कर देता है। मौका मिलते ही जैक गोली चला देता है और कूपर वहीं ढेर हो जाता है। कूपर की मौत ने नॉक्स की आंखें खोल दी थी। अब उसे साफ समझ आ चुका था कि मिड और अपर लेवल के लोग कभी उनके अपने नहीं हो सकते। इसी सोच
के साथ वह एक पुराने खंडहर में पहुंचता है जहां दीवार पर अनगिनत नाम लिखे हुए थे। अब तक यह सिर्फ एक रहस्य था, लेकिन आज पहली बार उसे समझ आया कि यह साधारण नाम नहीं बल्कि उन लोगों का इतिहास है जिन्होंने पहले भी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी। हर नाम के साथ एक अलग घटना दर्ज थी, लेकिन अंत हर बार एक जैसा था। सारा दोष मैकेनिकल पर डाल दिया गया था। नॉक्स के दिमाग में एक बात साफ हो गई, असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि मैकेनिकल के हाथों में है। अगर वे चाहें तो पूरे साइलो की मशीनें बंद कर सकते हैं, और यही बात ऊपर बैठे लोगों को सबसे ज्यादा डराती है। फिलहाल उसका मकसद लड़ाई छेड़ना नहीं था। सबसे जरूरी सवाल यह था कि जूलियट के साथ आखिर हुआ क्या है। वह फैसला करता है कि जज मीडोज से सीधे बात की जाएगी। उनकी मांग साफ होगी, बाहर की सच्चाई जानने के लिए एक टीम भेजी जाए और इस बार उन्हें ऐसा सूट दिया जाए जो वास्तव में सुरक्षित हो। दूसरी तरफ जूलियट और सोलो ऐसा तरीका ढूंढ रहे थे जिससे पानी के अंदर मौजूद पाइप में हवा पहुंचाई जा सके। काफी देर तक सोचने के बाद अचानक सोलो को एक पुराना हारमोनियम याद आता है। उसका मानना था कि थोड़ी फेरबदल करके उसी से हवा पंप करने वाली मशीन बनाई जा सकती है। दोनों तुरंत पुराने स्कूल पहुंचते हैं। वहां कदम रखते ही सोलो एक डेस्क के सामने ठहर जाता है। वह बताता है कि यहाँ उसकी दोस्त बैठा करती थी जो फाउंडर्स डे के कुछ ही दिनों बाद हुई बगावत में मारी गई थी। लेकिन सोलो की बातें जूलियट को खटकने लगती हैं। अगर विद्रोह 25 साल पहले हुआ था तो वह स्कूल के बच्चे की तरह क्लास में कैसे बैठता था। साफ था कि सोलो अपनी असली पहचान छिपा रहा है। जूलियट सवाल पूछती रही, लेकिन वह हर बार बात घुमाकर निकल गया और हारमोनियम पर ध्यान देने लगा। आखिरकार जूलियट भी उसी मशीन को तैयार करने में जुट गई। उधर साइलो 18 में नॉक्स का संदेश बर्नार्ड और रॉबर्ट तक पहुंच चुका था। उन्हें यह जानकर और भी झटका लगा कि जज मीडोज ने मुलाकात के लिए हामी भर दी है। दोनों को डर था कि कहीं मैकेनिकल वाले एयरलॉक खोलने की मांग न कर दें। अगर ऐसा हुआ तो पूरे साइलो में अफरा तफरी मच सकती थी। बर्नार्ड तुरंत मीडोज के पास पहुंचता है और पूछता है कि आखिर उन्होंने यह मुलाकात मंजूर क्यों की। मीडोज शांत लहजे में जवाब देती है कि साइलो का कानून हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार देता है। इस बार वह सिर्फ नियम निभाना नहीं चाहती थी बल्कि सच में सुनना चाहती थी कि मैकेनिकल के लोग क्या कहना चाहते हैं। शायद अब बदलाव का वक्त आ चुका था। बर्नार्ड उन्हें चेतावनी देता है कि अगर बाहर जाने की बात छिड़ी तो हालात बेकाबू हो जाएंगे, लेकिन मीडोज को अब इन बहसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा, पहले मेरा सूट तैयार करवाओ, बाकी बातें बाद में होंगी। इतना सुनते ही बर्नार्ड बिना कुछ बोले गुस्से में वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ शेरिफ पॉल बिलिंग्स डीप डाउन जाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी पत्नी बार बार उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। पूरे साइलो में खबर फैल चुकी थी कि मैकेनिकल के कुछ लोग ऊपर आ रहे हैं, लेकिन पॉल ने उन्हें भरोसा दिलाया कि घबराने की जरूरत नहीं है। वे लोग लड़ाई करने नहीं बल्कि जज मीडोज से बातचीत करने आ रहे हैं। इधर मैकेनिकल की तरफ से भी एक छोटा सा प्रतिनिधि मंडल रवाना हो चुका था। इस टीम में नॉक्स, शर्ली, मार्था और सप्लाई विभाग की प्रमुख कार्ला शामिल थी। ऊपर से देखने पर सब सामान्य लग रहा था, लेकिन कार्ला अपने बैग में एक ऐसा सामान छिपाकर चल रही थी जो जरूरत पड़ने पर पूरे खेल का रुख बदल सकता था। वहीं टिम्मी को भी रिहा कर दिया गया था। बर्नार्ड नहीं चाहता था कि उसकी गिरफ्तारी से हालात और बिगड़े। टिम्मी भी इस मिशन में शामिल होना चाहता था, लेकिन नॉक्स ने उसे नीचे ही रहने को कहा और एक अहम जिम्मेदारी उसके हवाले कर दी। उधर रॉबर्ट की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे पूरा यकीन था कि मैकेनिकल वाले बाहर जाने की मांग उठाएंगे और अगर जज मीडोज ने उनका साथ दे दिया तो पूरा साइलो बिखर सकता है। उसने पैक्ट की किताब में इसका हल ढूंढा। नियमों के मुताबिक अगर किसी जज का फैसला साइलो के लिए खतरा बन जाए तो उसके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता था, लेकिन अब कानूनी रास्ता अपनाने का वक्त निकल चुका था। तब रॉबर्ट ने दूसरा दांव खेला। उसने मिड और अपर लेवल के लोगों के बीच यह खबर फैला दी कि डीप डाउन वाले एयरलॉक खुलवाने आ रहे हैं। कुछ ही घंटों में पूरा माहौल बदल गया। भीड़ जज मीडोज के खिलाफ नारे लगाने लगी और मैकेनिकल के लोगों को रोकने की मांग उठने लगी। इसी दौरान नॉक्स और उसके साथी काफी ऊपर तक पहुंच चुके थे। रास्ते में आराम कर रहे थे कि तभी एक डिप्टी उनके पास आई। उसने बताया कि ऊपर का माहौल बेहद तनावपूर्ण है और भीड़ उन पर हमला भी कर सकती है, इसलिए शेरिफ पॉल ने उन्हें सुरक्षित जज मीडोज तक पहुंचाने के लिए उसे भेजा है। हालात को देखते हुए नॉक्स ने भी उसके साथ आगे बढ़ना ही सही समझा। उधर शेरिफ पॉल आखिरकार डीप डाउन पहुंच जाते हैं, जहां हाल ही में खूनी झड़प हुई थी। डेप्यूटी हैंक उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताते हैं। जांच के दौरान एक नाम बार बार सामने आता है, पैट्रिक कैनेडी। पता चलता है कि उसे भी गोली लगी थी, लेकिन उसके बाद वह अचानक गायब हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह जुडिशल की हिरासत में था, यानी किसी ने जानबूझकर उसे लोगों की नजरों से दूर कर दिया था। अब शेरिफ को भी यकीन होने लगा कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। दूसरी तरफ जूलियट ने हारमोनियम की मदद से हवा पंप करने वाली मशीन तैयार कर ली। सब कुछ जांचने के बाद उसने कमर में रस्सी बांधी, उसके दूसरे सिरे पर भारी लोहे का टुकड़ा बांधा और ऑक्सीजन पाइप के साथ पानी में उतर गई। योजना आसान लग रही थी, लेकिन अंदर पहुंचते ही मुश्किलें शुरू हो गईं। पाइप बीच रास्ते में ही छोटा पड़ गया। वापस लौटने के बजाय जूलियट ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई। तभी उसकी कमर से बंधा लोहे का वजन मलबे में फंस गया। ऑक्सीजन खत्म होने लगी और हर सेकंड उसकी जान पर भारी पड़ रहा था। काफी कोशिश
कोशिशों के बाद उसे पास ही पड़ा जंग लगा लोहे का टुकड़ा मिल गया। उसी से उसने रस्सी काटी और किसी तरह खुद को छुड़ाकर ऊपर पहुंच गई। सौभाग्य से जिस जगह वह निकली वहीं फायर फाइटर्स के पुराने लॉकर रखे थे। काफी तलाश के बाद आखिर उसे वही खास सूट मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। उधर सोलो बार बार घबराकर वॉल्ट की तरफ देख रहा था। जैसे ही जूलियट पानी से बाहर निकली वह दौड़कर दरवाजे तक पहुंचा और राहत की सांस ली कि वॉल्ट अब भी बंद था। साफ था कि वह किसी अनदेखे खतरे से नहीं बल्कि अपने ही डर और भ्रम से लड़ रहा था। दूसरी तरफ बर्नार्ड के पास खबर पहुंचती है कि साइलो के लोग जज मीडोज के खिलाफ महाभियोग की मांग कर रहे हैं। तभी मीडोज खुद उनके ऑफिस पहुंच जाती हैं। उनका पहला सवाल यही था, डीप डाउन के साथ होने वाली गुप्त मीटिंग की खबर पूरे साइलो में फैली कैसे। बर्नार्ड अनजान बनने की कोशिश करता है लेकिन वह पहले ही मैकेनिकल की अर्जी पढ़ चुका था। उसमें बेहतर सूट बनाने और बाहर की दुनिया की जांच के लिए एक टीम भेजने की मांग की गई थी। बर्नार्ड के लिए यह सब पैक्ट के नियमों के खिलाफ था। उसके मुताबिक साइलो कानून से चलेगा, लोगों की इच्छाओं से नहीं। माहौल शांत करने के लिए वह मीडोज को उसी रात डिनर पर बुला लेता है। बहाना था आगे की रणनीति पर चर्चा करना, जबकि असली वजह कुछ और थी। शाम होते ही मीडोज बर्नार्ड के घर पहुंचती हैं। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं, पुरानी बातें करते हैं और सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन यह सिर्फ दिखावा था। असल में बर्नार्ड ने पहले ही खाने में जहर मिला दिया था। ऑर्डर की किताब के अनुसार अगर कोई जज साइलो की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए तो उसे हटाना जरूरी है। बर्नार्ड वही नियम निभा रहा था। कुछ ही देर में जहर असर दिखाने लगता है। अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर मीडोज बाहर का नजारा देखना चाहती है। बर्नार्ड उन्हें कैफेटेरिया तो नहीं ले जाता, लेकिन एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनाकर उन्हें तबाह होने से पहले की दुनिया दिखाता है। हरे भरे जंगल, बहती नदियां, पहाड़, समुद्र और खुला आसमान। उस खूबसूरत दुनिया को देखकर मीडोज की आंखें भर आती हैं। वह बस इतना कह पाती हैं, हमने यह सब कैसे खो दिया, और अगले ही पल उनकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। अब आगे क्या करना है, किसे क्या कहना है और लोगों के सामने कैसी कहानी पेश करनी है, सब पहले से तय था। कुछ घंटे बाद नॉक्स अपनी टीम के साथ जुडिशियल वाले फ्लोर पर पहुंचता है, लेकिन वहां पहले से ही गुस्साई भीड़ जमा थी। अगर सुरक्षा गार्ड बीच में न होते तो लोग वहीं उन पर हमला कर देते। कोई भी डीप डाउन के लोगों को जज तक पहुंचने नहीं देना चाहता था। तभी नॉक्स चुपचाप कार्ला को इशारा करता है। कार्ला अपने बैग से एक लाल गेंद नीचे गिरा देती है। ये मैकेनिकल के लिए तय किया गया संकेत था। अगले ही पल पूरे साइलो की बिजली बंद हो जाती है। संदेश बिल्कुल साफ था, जब तक मुलाकात नहीं होगी बिजली भी वापस नहीं आएगी। हालात बिगड़ते देख बर्नार्ड खुद सामने आता है। वह भरोसा दिलाता है कि जज उनसे जरूर मिलेंगी, लेकिन पहले बिजली चालू करनी होगी। नॉक्स भी अपनी बात निभाता है। जैसे ही हरी गेंद का संकेत मिलता है पूरे साइलो में बिजली लौट आती है। वादा निभाने के नाम पर बर्नार्ड नॉक्स और उसके एक साथी को जज के ऑफिस तक ले जाता है, लेकिन अंदर पहुंचते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जज मीडोज अपनी कुर्सी पर मृत पड़ी थी, जबकि रॉबर्ट वहीं मौजूद था। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह पूरा जाल उनके लिए बिछाया गया है। बर्नार्ड शांत आवाज में बस इतना कहता है, तुम्हारे पास भागने के लिए 2 मिनट हैं, उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। दोनों बिना एक पल गंवाए वहां से निकल भागते हैं और किसी तरह सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर नीचे की ओर दौड़ पड़ते हैं। उधर रॉबर्ट भीड़ के सामने पहुंचकर कहानी पलट देता है। वह ऐलान करता है कि मैकेनिकल के लोग एयरलॉक खुलवाना चाहते थे। जज ने इनकार किया, इसलिए उन्होंने उनकी हत्या कर दी। बस इतना सुनना था कि पूरी भीड़ भड़क उठी और देखते ही देखते पूरा साइलो हिंसा की आग में झोंक दिया गया। इधर नॉक्स की टीम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थीं। उनके साथ 2 बुजुर्ग भी थे जो तेज दौड़ नहीं सकते थे। तभी कार्ला को एक उम्मीद याद आती है। 2 फ्लोर नीचे उसका एक पुराना परिचित कैल्विन रहता था। शायद वही उनकी मदद कर सके, लेकिन बाहर निकलना अभी खतरे से खाली नहीं था। फैसला हुआ कि पहले भीड़ शांत होने का इंतजार किया जाए, फिर आगे की सोची जाएगी। उधर बर्नार्ड रॉबर्ट के काम से बिल्कुल खुश नहीं था। उसकी कई गलतियों ने हालात और बिगाड़ दिए थे। उसने उसी वक्त रॉबर्ट से जुडिशियल सिक्योरिटी चीफ का पद वापस ले लिया, लेकिन अगले ही पल ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको चौंका दिया। पैक्ट की किताब मंगवाकर उसने रॉबर्ट को साइलो का नया जज घोषित कर दिया। इधर मौका मिलते ही कार्ला कैल्विन के घर पहुंचती है। उसे पहले से ही पूरी घटना की खबर थी। हालात देखकर वह साफ कह देता है, अगर तुम लोग जिंदा नीचे पहुंच गए तो खुद को खुशनसीब समझना। कैल्विन पेशे से पोर्टर था। उसका काम पूरे साइलो में सामान पहुंचाना था। यही वजह थी कि कार्ला उसके पास आई थी। योजना यह थी कि सब लोग माल ढोने वाले सामान के बीच छिपकर डीप डाउन तक निकल जाएंगे, लेकिन कैल्विन मुफ्त में जोखिम उठाने वाला नहीं था। उसने साफ कहा, या तो अच्छी रकम दो या फिर जूलियट से जुड़ी कोई कीमती चीज, तभी वह उनकी मदद करेगा। उधर जुडिशियल का नया सिक्योरिटी चीफ एंडसन पूरी कमान संभाल चुका था। कंट्रोल रूम में बैठकर वह हर कैमरे पर नजर रखे हुए था। नॉक्स और उसके साथियों की तलाश में कई टीमें भेजी जा चुकी थीं। इतना ही नहीं, वह 60वें से 130वें फ्लोर तक के लोगों को भी भड़का रहा था, ताकि पूरा साइलो उनके खिलाफ खड़ा हो जाए। इसी बीच खबर मिलती है कि भगोड़े 70वें फ्लोर पर देखे गए हैं। असल में नॉक्स और उसके साथी कैल्विन से बच निकलने का सौदा कर रहे थे। मार्था ने बदले में जूलियट की एक निशानी, एक पुराना
जनरेटर और शराब की बोतल देने का वादा किया था। सौदा लगभग तय ही था कि तभी नॉक्स दौड़ता हुआ पहुंचा। सुरक्षा बल उनकी तरफ आ रहे थे। दरअसल कैल्विन ने इनाम के लालच में उनकी खबर बेच दी थी। उनके सिर पर 40,000 क्रेडिट का इनाम था और वह इतनी बड़ी रकम छोड़ने वाला नहीं था। हालात बिगड़ते देख नॉक्स ने सबको अलग अलग भागने का फैसला किया। उस पर और शर्ली पर हत्या का आरोप था, इसलिए दोनों तेजी से नीचे की ओर निकल पड़े। कार्ला के पैर में चोट थी और उसे हर कोई पहचानता था, इसलिए उसके बचने की उम्मीद कम थी। वहीं मार्था को अकेले निकलने के लिए कहा गया क्योंकि मिड लेवल के लोग उसे पहचानते नहीं थे। कुछ ही देर बाद कार्ला पकड़ ली जाती है, जबकि नॉक्स और शर्ली अब भी गिरफ्त से बाहर थे। बर्नार्ड को जब इसकी खबर मिलती है तो वह सिर्फ इतना कहता है, मिलते ही मुझे खबर देना। इसके बाद कहानी का रुख एकदम बदल जाता है। बर्नार्ड अपने ऑफिस में लुक्स को बुलाता है, जिसे जूलियट की मदद करने के जुर्म में खदान की सजा मिली थी। वहाँ 1 साल से ज्यादा कोई जिंदा नहीं बचता, लेकिन बर्नार्ड उसे एक सौदा देता है। वह टूटी हुई हार्ड ड्राइव उसके सामने रखता है। यही वही ड्राइव थी जिसे गुस्से में उसने खुद तोड़ दिया था। अब उसे उसके अंदर छिपी जानकारी चाहिए थी। मरने से पहले जज मीडोज ने बताया था कि इस ड्राइव का संबंध एक 140 साल पुराने विद्रोह और उसके नेता सल्वाडोर क्विन से है। उसने मरने से पहले एक रहस्यमयी चिट्ठी छोड़ी थी, जिसका कुछ हिस्सा कोड में लिखा गया था। मीडोज ने सालों पहले वह कोड पढ़ लिया था, लेकिन उसकी सच्चाई कभी किसी को नहीं बताई। अब वही रहस्य सुलझाने की जिम्मेदारी लुक्स को दी जाती है। बर्नार्ड जानता था कि मौत के मुंह से बचने का मौका मिले तो इंसान अपनी पूरी ताकत लगा देता है, इसीलिए उसने यह काम किसी IT इंजीनियर को नहीं बल्कि लुक्स को सौंपा। उधर नया जज बनने के बाद भी रॉबर्ट बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एंडरसन आखिर कर क्या रहा है। इतने समय बाद भी नॉक्स और शर्ली पुलिस की पकड़ से बाहर थे। एंडरसन ने भरोसा दिलाया कि पूरी टीम उनकी तलाश में लगी है और सुबह तक दोनों सलाखों के पीछे होंगे। दूसरी तरफ जूलियट की हालत बिगड़ने लगी थी। कई दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला था, ऊपर से हाथ का घाव भी संक्रमित होने लगा था। अगर जल्द इलाज नहीं मिला तो उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता था। इधर मार्था लगातार नीचे उतरते उतरते 130वें फ्लोर तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहले से ही सुरक्षा घेरा बना हुआ था। उधर शेरिफ पॉल को भी जज मीडोज की मौत की खबर मिल चुकी थी। आधिकारिक कहानी यही थी कि नॉक्स और शर्ली ने उनकी हत्या की है, लेकिन डेप्यूटी हैंक को इस पर जरा भी भरोसा नहीं था। इसी दौरान उनकी नजर फ्रांसिस पर पड़ती है, जो आधी रात को खाना लेकर कहीं जा रही थी। पूछताछ में वह बात घुमाने लगती है, लेकिन डेप्यूटी हैंक समझ जाते हैं कि वह किसी को छिपा कर रखे हुए है। आखिरकार उसके पीछे पीछे वे साइलो के सबसे निचले हिस्से तक पहुंच जाते हैं। वहीं पैट्रिक कैनेडी छिपा हुआ था। गोली लगने की वजह से उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। शेरिफ उससे सौदा करते हैं, अगर वह बताए कि जुडिशल ने उसके साथ क्या किया और दंगा किसके कहने पर भड़काया गया तो बदले में उसका इलाज कराया जाएगा और उसे न्यायिक जांच से भी बचाया जाएगा। पैट्रिक आसानी से भरोसा करने वाला नहीं था। तब शेरिफ उसे वह प्रतिबंधित पन्ना दिखाते हैं जिस पर जंगल और पेड़ों की तस्वीरें बनी थी। ऐसी चीज रखना भी कानूनन अपराध था। शेरिफ कहते हैं, अगर मैंने अपना वादा तोड़ा तो यह सबूत मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर देना। इतना सुनने के बाद पैट्रिक मान तो जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है, पहले डॉक्टर फिर बयान। उधर लुक्स हार्ड ड्राइव का काफी डेटा रिकवर करने में कामयाब हो जाता है। उसमें उसे साइलो के नीचे छिपी एक गुप्त सुरंग और एक रहस्यमयी विशाल दरवाजे का पता चलता है। इतना ही नहीं, उसे सल्वाडोर क्विन का अपनी पत्नी के नाम लिखा खत भी मिल जाता है। ऊपर से यह एक साधारण प्रेम पत्र लगता था, लेकिन उसके भीतर छिपा कोड किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा। बर्नार्ड उसे आदेश देता है कि जितनी जल्दी हो सके इस कोड को पढ़कर बताएं। दूसरी तरफ नॉक्स और शर्ली फिर से 70वें फ्लोर पर पहुंचते हैं। इस बार कैल्विन को पकड़कर उससे हिसाब बराबर किया जाता है। तभी शर्ली की नजर एक मजबूत स्टील केबल पर पड़ती है। नीचे जाने का रास्ता बंद था, इसलिए दोनों उसी के सहारे छलांग लगाने का फैसला करते हैं। रास्ते में कुछ गार्ड भी मिले, लेकिन दोनों पोर्टर का भेष बदल चुके थे, इसलिए बच निकले। हालांकि कैमरों से बचना आसान नहीं था। एंडरसन को तुरंत उनकी लोकेशन मिल जाती है और वह अपनी टीम के साथ। इधर नॉक्स और शर्ली ने केबल पर अपना अस्थायी सेफ्टी बेल्ट लगा लिया था। एंडरसन के पहुंचने से पहले ही दोनों छलांग लगा देते हैं। किस्मत उनका साथ देती है और केबल टूटने के बजाय उन्हें सुरक्षित नीचे पहुंचा देती है। नीचे मौजूद लोग तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। गुस्से में एंडरसन ऊपर से गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नॉक्स और शर्ली मोर्चाबंदी वाले फ्लोर के नीचे पहुंच चुके थे। उन्हें बचते देख दोनों पक्षों के बीच तनाव खुली झड़प में बदल जाता है। बैरिकेड टूटने लगते हैं और मिड ऑफ डीप डाउन के लोग आमने सामने आ जाते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर मार्था भी नीचे निकल जाती है। पूरा हालात हाथ से निकलता देख बर्नार्ड तुरंत शेरिफ पॉल बिलिंग्स से संपर्क करता है। अब उसके लिए सबसे जरूरी काम सिर्फ एक था, किसी भी कीमत पर नॉक्स और शर्ली को गिरफ्तार करना। नॉक्स और शर्ली के बच निकलने की सजा पूरे डीप डाउन को दी गई। ऐलान कर दिया गया कि जब तक दोनों जुडिशल के हवाले नहीं किए जाते, नीचे के लोगों को खाने पीने की कोई सप्लाई नहीं मिलेगी। मकसद साफ था, भूख से मजबूर करके उन्हें अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा कर दो। लेकिन नॉक्स को अभी इस फैसले की खबर नहीं थी। वह सीधे स्कम के पास पहुंचा। कुछ समय पहले ही उसने उसे हथियार तैयार रखने को कहा था और
कम ने वैसा ही किया। जरूरत पड़ने पर काम आने वाले कई देसी हथियार अब तैयार थे। तभी टिम्मी दौड़ता हुआ आता है। वह बताता है कि ऊपर से राशन भेजना बंद कर दिया गया है और जो खाना बचा था उसे भी खराब कर दिया गया है। साफ था कि कोई अंदर का आदमी जुडिशल की मदद कर रहा था। असल में यह सब बर्नार्ड की योजना थी। ओनर्डर की किताब में लिखा था कि अगर नीचे के लोगों की सप्लाई कुछ दिनों के लिए रोक दी जाए तो वे खुद अपने नेताओं के खिलाफ हो जाएंगे। और ठीक वही होने लगा। कुछ ही घंटों में लोग नॉक्स और शर्ली को सरेंडर करने के लिए कहने लगे। उन्हें लगा कि 2 लोगों की वजह से पूरा डीप डाउन भूखा मर रहा है। तब शर्ली सबके सामने सच रखती है। वह कहती है कि उन्होंने जज की हत्या नहीं की बल्कि उन्हें फंसाया गया है। अगर आज डर कर झुक गए तो कल यही लोग उनके बच्चों की आजादी भी छीन लेंगे। भाषण का असर कम ही हुआ, लेकिन तभी उम्मीद की किरण दिखाई देती है। 122वें फ्लोर के लोगों ने ट्रैश शूट के जरिए चुपचाप राशन नीचे भेज दिया। कम से कम आज की भूख तो मिट गई। हालांकि यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। जैसे ही बर्नार्ड को इसकी खबर मिलती है, वह एंडरसन को सभी ट्रैश शूट पर सुरक्षा तैनात करने का आदेश दे देता है। अब डीप डाउन का हर रास्ता बंद किया जा चुका था। उधर नॉक्स अपनी टीम के साथ 130वें फ्लोर पर पहुंचता है। उन्होंने सीढ़ियों के पास ड्रिलिंग शुरू कर दी। गार्ड समझ ही नहीं पाए कि चल क्या रहा है। फिर एक मशीन की मदद से बैरिकेड उखाड़ फेंका गया। रास्ता खुलते ही डीप डाउन के लोग आगे बढ़े और सुरक्षा बलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार समझौता हुआ कि नई बैरिकेड 120वें फ्लोर पर लगेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि अब 122वें फ्लोर का खेत डीप डाउन के कब्जे में था, यानी बर्नार्ड अब उन्हें भूखा रखकर नहीं तोड़ सकता था। इधर मार्था से मिली जानकारी के आधार पर शेरिफ नॉक्स और शर्ली से मिलने पहुंचता है। दोनों पैक्ट पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि उन्होंने जज मीडोज की हत्या नहीं की। इसके बाद शेरिफ बर्नार्ड को रेडियो पर सूचना देता है कि दोनों उसकी हिरासत में हैं, लेकिन उन्हें सौंपने से पहले वह हत्या की जांच करेगा। ये सुनते ही बर्नार्ड के होश उड़ जाते हैं। अगर सच बाहर आ गया तो जनता उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वह तुरंत रेडियो नेटवर्क बंद करवाने का आदेश दे देता है। पॉल ने अपना वादा निभाया। जुडिशल को भनक लगे बिना उन्होंने जूलियट के पिता को बुलाकर पैट्रिक कैनेडी का इलाज करवाया। गोली निकाल दी गई और शेरिफ की नर्स पत्नी की मदद से उसकी हालत भी संभल गई। अब बारी पैट्रिक की थी। उसने बताया कि जूलियट की मदद करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल में रॉबर्ट सिम्स उससे मिलने आया और एक अजीब सौदा रखा। उसकी पत्नी की यादें मिटा दी जाएंगी, उसे आजाद भी कर दिया जाएगा। बस बदले में एक काम करना होगा। उसी के बहकावे में आकर उसने दंगा भड़काया। बाद में उसे भी मरवाने की कोशिश हुई, लेकिन वह बच निकला। इतना सुनते ही शेरिफ को समझ आ गया कि पूरा खेल जुडिशल का था। पैट्रिक यही नहीं रुका। उसने बताया कि बर्नार्ड ने मेयर बनने के लिए पुराने मेयर तक को मरवा दिया था और फिर सबूत मिटाकर मामला बंद कर दिया गया। उधर लुक्स सल्वाडोर क्विन के पत्र का पहला रहस्य सुलझा लेता है। उसे पता चलता है कि संदेश को एक खास कोड में छिपाया गया था। कोड खोलने पर क्विन की बेटी एली का नाम सामने आता है, लेकिन पत्र का बड़ा हिस्सा अब भी रहस्य बना हुआ था। साफ था कि कोड के भीतर भी एक और कोड छिपा है। इसी वजह से बर्नार्ड उसे अपना शागिर्द बना लेता है और पहली बार आईटी वॉल्ट के अंदर ले जाता है। वहाँ एक गुप्त लाइब्रेरी मौजूद थी जिसमें सदियों पुराना ज्ञान सुरक्षित रखा गया था। इसी दौरान लुक्स एक उन्नत डिवाइस देखता है जिसका नाम था लेगेसी। बर्नार्ड बताता है कि इसमें अनगिनत किताबें और रिकॉर्ड संग्रहित हैं। जिज्ञासावश लुक्स पहला सवाल पूछता है, यह साइलो कब बना था? जवाब मिलता है, करीब 300 साल पहले। लेकिन बाहर की दुनिया क्यों तबाह हुई? साइलो किसने बनाए और लोगों को यहाँ क्यों बसाया गया? इन सवालों का जवाब वहाँ भी नहीं था। बर्नार्ड सभी डेप्यूटी को बुलाकर नई कहानी सुना दी। उसने दावा किया कि शेरिफ पॉल को डीप डाउन वालों ने बंधक बना लिया है और रेडियो पर उनसे जबरदस्ती बातें कहलवाई गई थी, इसलिए सुरक्षा के लिए रेडियो नेटवर्क बंद किया गया। वहीं दूसरी तरफ लुकस आखिरकार उस कोड को पढ़ने में सफल हो गया। सल्वाडोर क्विन ने लिखा था कि संस्थापकों ने एक नहीं पूरे 50 साइलो बनाए थे। अगर सच जानना हो तो साइलो के सबसे निचले हिस्से में जाकर उस छिपी सुरंग को ढूंढो। ये पढ़ते ही लुक्स भागकर बर्नार्ड के पास पहुंचा, लेकिन वह कैमरों से डीप डाउन पर नजर रखने में इतना व्यस्त था कि उसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। आखिर लुक्स ने अकेले नीचे जाने का फैसला कर लिया। रास्ते में कई पहरेदार मिले, लेकिन आईटी शैडो होने का फायदा उठाकर वह सबसे बचता हुआ नीचे पहुंच गया। वहां सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था, इसलिए पहले तो उसे लगा कि क्विन गलत था। फिर रस्सी के सहारे नीचे उतरा और पानी में कूद गया। तभी समझ आया कि पानी तो सिर्फ असली रास्ता छिपाने के लिए था। चारों तरफ देखने पर उसे एक गुप्त सुरंग मिल गई जिसके आखिर में विशाल दरवाजा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा सिस्टम सक्रिय हो गया। एक एआई आवाज गूंजी, आईटी शैडो लुक्स, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? लुक्स ने जवाब दिया, सल्वाडोर क्विन। ये सुनते ही एआई बोला कि उससे पहले यहाँ सिर्फ 3 लोग पहुंचे थे, सल्वाडोर क्विन, जज मिडोज और जॉर्ज विल्किंस। जॉर्ज आईटी का हिस्सा नहीं था, इसलिए उसे कोई राज नहीं बताया गया, लेकिन क्विन और मिडोज को इस साइलो की असली सुरक्षा व्यवस्था दिखाई गई थी। फिर एआई ने पूछा, क्या तुम भी यह सच जानना चाहते हो? लुक्स ने बिना हिचक हामी भर दी। एआई ने आखिरी चेतावनी दी, यह राज बाहर गया तो सुरक्षा प्रणाली सक्रिय करनी पड़ेगी। लुक्स ने सारी शर्तें मान ली। उधर जूलियट वापसी की तैयारी कर रही थी। वॉल्ट से बाहर निकलने के बाद यह पहली बार था जब सोलो अपने घर लौटा था।
तभी सोलो को एक पुरानी चिट्ठी मिली जिसमें साइलो की सुरक्षा प्रणाली का जिक्र था। वह दौड़कर आया और बोला कि यही जानकारी उसके साइलो के 10,000 लोगों की जान बचा सकती है। उधर डीप डाउन की हालत हर घंटे बिगड़ रही थी। नॉक्स समझ चुका था कि अब इंतजार मौत को बुलाना होगा। उसने योजना बनाई कि एक टीम पहरेदारों को 3 घंटे तक उलझाए रखेगी, जबकि दूसरी टीम जनरेटर रूम में विस्फोटक लगाएगी। अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो पूरा जनरेटर उड़ा दिया जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बर्नार्ड कैमरों से उनकी पूरी बातचीत सुन रहा है। उसने तुरंत बैरिकेड तोड़ने, सभी विद्रोहियों को पकड़ने और जनरेटर रूम की सुरक्षा के आदेश दे दिए। जुडिशरी की पूरी फोर्स को डीप डाउन भेज दिया गया। इधर सोलो को बचपन की एक अहम बात याद आई। उसके पिता रसल ने बताया था कि बाहर का जहर प्राकृतिक नहीं बल्कि सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। एक पाइप के जरिए जहरीली गैस बाहर छोड़ी जाती है। अगर उस सिस्टम को बंद कर दिया जाए तो बाहर जिंदा रहा जा सकता है। अब जूलियट का अगला लक्ष्य वही पाइप ढूंढना था। उधर जुडिशल के पहरेदार डीप डाउन में घुस चुके थे। तैयारी का मौका तक नहीं मिला। जिसे जो हथियार हाथ लगा उसी से भिड़ गया। देखते ही देखते पूरा इलाका जंग का मैदान बन गया। इसी बीच शेरिफ पॉल बिलिंग्स को उनके परिवार समेत गिरफ्तार कर लिया गया। नॉक्स, शर्ली, मार्था, पैट्रिक कैनेडी और लगभग सभी विद्रोहियों को पकड़कर कैफेटेरिया में बंद कर दिया गया। रेडियो संचार भी दोबारा चालू हो चुका था। अब पूरे साइलो की कमान पूरी तरह बर्नार्ड के हाथ में थी। वहीं लुक्स भी विद्रोहियों के साथ गिरफ्तार हो गया। कुछ देर बाद मुख्य लोगों को अलग अलग सेल में भेज दिया गया ताकि वे दोबारा कोई योजना न बना सकें। लेकिन एक बड़ी गलती हो गई। पहरेदार पैट्रिक को पहचान नहीं पाए। उसने जोर जोर से चिल्लाकर सबको बताया कि जूलियट जिंदा है और बाहर की दुनिया वैसी नहीं जैसी उन्हें दिखाई जाती है। लाइट कटने वाली घटना के बाद कई लोग खुद भी वह नजारा देख चुके थे। इसीलिए उसके शब्दों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उधर कार्ला वाली सेल में नॉक्स के सभी साथियों को भी बंद कर दिया गया। फिर सबके सामने मार्था को रिहा कर दिया गया और खुलासा हुआ कि वही उनकी मुखबिर थी। उसने यह सब कार्ला की जान बचाने के लिए किया था, लेकिन अब अपने ही लोगों की नजरों में गुनहगार बन चुकी थी। अब उम्मीद सिर्फ जूलियट के पिता पर टिकी थी। वे एक घायल पहरेदार को स्ट्रेचर पर लेकर जा रहे थे। तभी रेडियो पर खबर आई कि मैकेनिकल रूम से भारी मात्रा में विस्फोटक मिले हैं। घबराहट में पहरेदार बिना जांच किए उन्हें जाने देते हैं। इसी दौरान स्ट्रेचर से एक चीज गिरती है। उधर मैकेनिकल में असली खेल शुरू हो चुका था। पूरे इलाके में विस्फोटक लगा दिए गए थे। तभी मार्था बर्नार्ड से मिलने पहुंची। बर्नार्ड उसे अपनी जीत समझ रहा था। उसे भरोसा था कि जनरेटर भी बच जाएगा और विद्रोह भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मार्था मुस्कुराई और जनरेटर की एक पुरानी कहानी सुनाने लगी। शोर की वजह से मैकेनिकल के लोग कभी बोलकर बात नहीं कर पाते थे, इसलिए उसने सबको इशारों की भाषा सिखाई थी। उसी भाषा में वह पहले ही नॉक्स को बता चुकी थी कि कैमरों से उन पर नजर रखी जा रही है। कैमरे के सामने बनाई गई पूरी योजना सिर्फ बर्नार्ड को गुमराह करने के लिए थी। इधर जूलियट के पिता अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। स्ट्रेचर पर कोई घायल नहीं बल्कि डेप्यूटी हैंक था और उसके नीचे एक विशाल बम छिपा था। यही उनका असली प्लान था, मगर मुश्किल यह थी कि बम का टाइमर कहीं गिर चुका था। उधर मार्था ने घड़ी देखकर उलटी गिनती शुरू कर दी। बर्नार्ड के होश उड़ गए, लेकिन समय पूरा होने के बाद भी धमाका नहीं हुआ। वह राहत की सांस ही ले रहा था कि आमंडसन आकर बोला, वे टाइमर जोड़ ही नहीं पाए। जनरेटर सुरक्षित है, लेकिन बम उड़ाने का एक और तरीका भी था। जूलियट के पिता ने पूरी जिंदगी डरकर गुजारी थी, मगर इस बार उन्होंने खुद विस्फोट करने का फैसला किया। अगले ही पल ऐसा धमाका हुआ कि उसकी गूंज साइलो 17 तक पहुंच गई। जूलियट समझ गई, अब लौटने में एक पल की भी देरी पूरे साइलो पर भारी पड़ सकती है। मार्था मुस्कुराई और बोली कि सिर्फ मैकेनिकल नहीं, शेरिफ का पूरा विभाग भी उनके साथ है। पासा पूरी तरह पलट चुका था। डीप डाउनर्स ने जुडिशल के पहरेदारों को काबू कर लिया और सभी कैदियों को आजाद कर दिया। मौका मिलते ही लुक्स वहां से निकल भागा। उधर बर्नार्ड को खबर मिली कि 90 से 92वें माले की सीढ़ियां टूट चुकी हैं। आईटी की सुरक्षा खतरे में थी, लेकिन उसने पहले ही सारे पहरेदार नीचे भेज दिए थे। मजबूर होकर आमंडसन बाकी जवानों को जुटाने निकल पड़ा। इसी बीच लुक्स बर्नार्ड के पास पहुंचा और बोला, ऐसा दिखाइए जैसे किसी जरूरी बात पर चर्चा हो रही है, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। फिर उसने धीरे से साइलो की सुरक्षा प्रणाली का सच बता दिया। यही सच जानकर कभी मिडोज ने आईटी शैडो का पद छोड़ा था और अब लुक्स भी वही फैसला कर चुका था। सच्चाई सुनते ही बर्नार्ड के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन 10,000 लोगों की सुरक्षा के लिए उसने पूरी जिंदगी लगा दी, आखिर में पता चला कि वह भी किसी और के हाथों की कठपुतली था। तभी रॉबर्ट वहां पहुंचा। वह जानना चाहता था कि आखिर लुक्स ने क्या बताया, लेकिन बर्नार्ड ने कुछ नहीं कहा। उल्टा उसे अपना नया आईटी शैडो बना दिया और सारी जिम्मेदारी उसके हवाले कर दी। उधर डीप डाउनर्स ने आईटी पर लगभग कब्जा कर लिया था, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। पैट्रिक कैनेडी लोगों को लेकर एयरलॉक खोलने निकल पड़ा। भीड़ जूलियट जिंदा है के नारे लगाती हुई ऊपर बढ़ रही थी। नॉक्स, शर्ली और शेरिफ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। इधर जूलियट का नया सूट तैयार हो चुका था। सोलो उसे जांच भी चुका था। अब वह अपने साइलो की ओर निकल पड़ी। दूसरी तरफ बर्नार्ड बैग उठाकर सबसे ऊपरी कैफेटेरिया पहुंचा और सबको वहां से भगा दिया, क्योंकि वहीं से बाहर जाने का रास्ता था। कुछ ही देर में विद्रोही भी
वहां पहुंच गए तभी पहाड़ी पर सबकी नजर एक इंसान पर पड़ी। वो जूलियट थी। वापस आते ही उसने सबसे पहले सेंसर साफ किया। ये देखकर सबको लगा कि बाहर अभी भी जहरीला माहौल है। जूलियट को जिंदा देखकर उसके साथी खुशी से भर उठे, लेकिन उसका ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रहा था, इसलिए वह तुरंत बाहरी दरवाजा खोलने लगी। काफी कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। उधर रॉबर्ट अपने परिवार को बचाने आईटी वॉल्ट पहुंच गया। एआई उसे पहचानता था, लेकिन अंदर सिर्फ उसकी पत्नी और बेटे को रहने की अनुमति मिली। इसी बीच बाहरी दरवाजा खुला। बर्नार्ड सूट पहनकर बाहर आया और जूलियट पर बंदूक तान दी। तुम वापस क्यों आई? जूलियट बोली। लोगों को बचाने। बर्नार्ड हंस पड़ा। वे तो तुम्हारी वजह से बाहर निकलना चाहते हैं। जूलियट ने जवाब दिया कि अब उसे सुरक्षा प्रणाली का सच पता है। जहरीली गैस छोड़ी जाती है और उसे रोकने का तरीका भी वह जानती है। असली लड़ाई बाहर जाने की नहीं, बल्कि उन लोगों से है जिन्होंने सबको कैद करके रखा। तभी अंदर का दरवाजा बंद होने लगा। जूलियट ने झट से बर्नार्ड को अंदर खींच लिया। अगले ही पल जहरीली गैस खत्म करने वाले नोजल आग उगलने लगे। आखिर में कहानी अचानक बाहर की दुनिया में पहुंचती है। वॉशिंगटन डीसी के एक बार में एक कांग्रेसमैन अपनी डेट पर आया था। बातचीत के दौरान लड़की बार बार संभावित परमाणु हमले और ईरान पर जवाबी कार्रवाई की बात छेड़ने लगी। कांग्रेसमैन तुरंत समझ गया कि वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि पत्रकार है। वह बिना कुछ बताए वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसे एक छोटा सा उपकरण दे गया। हैरानी की बात यह थी कि ऐसा ही उपकरण कभी जॉर्ज को साइलो 18 में मिला था। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह साइलो बनने से पहले का समय है या फिर वर्तमान? इन्हीं सवालों के साथ सीजन 2 खत्म हो जाता है।